नमस्कार सभी को, सुप्रभात। मेरे साथी गण, सीईओ साहब, अधिकारी, स्टाफ, कर्मचारीगण, यूनिवर्सिटी, सुरक्षा कर्मी, कोलबॉन के एनएएस सपोर्ट स्टाफ और विशेषकर आज यहाँ प्रस्तुत देने वाले बच्चों को और सभी फैमिली मेंबर्स जो आए हैं, 79 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम हम इंद्रदेव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप हाल ही में देखते हैं, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में, तेलंगाना, आंध्र, सब जगह बाढ़ की सिचुएशन पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। आज हम लोगों को यहाँ ऊपर का कृपा से दृष्टि रखे और हमें इतनी सुहानी सुबह का उपहार दिया, तभी हम यहाँ एकत्र हो सके हैं। साथ ही साथ ये 78 साल में हम लोगों का आज़ादी मिला, इसकी स्वतंत्र नागरिक होने का असली मूल्य केवल वे ही समझ सकते हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, अपना खून बहाया और आज़ाद होने के लिए कई बलिदान दिए। हम भाग्यशाली है, हम उस पीढ़ी से है जहाँ हम अपने जन्म से ही स्वतंत्र है। आज हम जिस आज़ादी का आनंद उठा रहा है, उसके लिए हमारी पीढ़ी ने त्याग बलिदान नहीं दिया है। हमने उस दर्द, पीड़ा और अपमान को महसूस नहीं किया। हमें नहीं पता है कि गुलामी का जीवन कैसा होता है और अधिकारों के बिना जीवन जीना क्या होता है। हमारी यह आज़ादी उन महान आत्माओं की देन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि आज़ादी का फल आने वाला पीढ़ियों भोग सके। यह दिन उत्सव से भी बढ़कर है। आज उन शहीदों के श्रद्धांजलि देने का दिन है जिनके निस्वार्थ बलिदान ने हमें आज़ाद नागरिक बनाया। इस पावन अवसर पर कई फ्रीडम फाइटर्स, महात्मा गांधी हमारा फादर ऑफ नेशन, कई चीजें उन्होंने हम लोग को सिखाया। नॉन वायलेंस, अहिंसा, इसको पूरा विश्व इसको सराहना करता है। और उस टाइम का जो फ्रीडम फाइटर्स, हीरोज ऑफ द नेशन, उस टाइम का सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय साहब, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसा कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपना खून बहाया और कई लोग अपना पूरा जीवन इसके लिए बलिदान किया है। इनके त्याग से ही हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है और हमको हमेशा इसके लिए हम लोग अपना कर्तव्य करना चाहिए। पिछले 8 दशकों के दौरान भारत ने औद्योगिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और सभी क्षेत्रों में मजबूत से प्रगति की है। किसी भी देश के लिए वास्तव में स्वतंत्र होने के लिए 2 उपलब्धियां सबसे महत्वपूर्ण है, वो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। अभी हम लोग लगभग फूड सिक्योरिटी जरूर कह सकते हैं और हमारा फूड मटेरियल भी बाहर में एक्सपोर्ट्स में जा रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी में हमारा ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की कमी है देश में, उसका इंपोर्ट्स हो रहे हैं। कोयला में कुकिंग कोल का खासकर कमी है। कुकिंग कोल जो हमारा BCCL, CCL क्षेत्र में है, टू सम एक्सटेंट हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए मदद कर रहा है, मगर वो उतना प्रोपोर्शन काफी नहीं है। वैसे ही इंपोर्ट कोल अभी भी नॉन थर्मल कोल में आ रहा है, तो नॉन कुकिंग कोल में उसको हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ता है। या अन्य सेक्टर में अभी सभी सेक्टर जब से 10 साल से रिफॉर्म्स किया है और भी प्लेयर्स इन दिस सेक्टर, इनकी प्रोडक्शन बढ़ते ही ये इंपोर्ट कोल कुछ हद तक कम हो जाएगा। भारत आज दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने हाल ही में GDP का मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है। एक आर्थिक शक्ति के रूप में हमारा देश सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक व्यवस्था है। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था $4.19 ट्रिलियन है। आने वाला समय में 5-6 साल में हम लोग 10-12 ट्रिलियन डॉलर का हम लोगों का ये लक्ष्य है। और 2047 जब भारत देश का 100 साल पूरा होगा, हमारा लक्ष्य करीबन 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर है। और देश में हम लोग
2 नंबर 3 नंबर तक भी आएंगे। और इसके साथ डेवलपमेंट नेशन कहना है तो पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी जो दूर दूर हमारा गांववासी है वहां तक विकसित जब डेवलपमेंट होगा, उसका रोड्स, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, तब हम ये कह सकते हैं कि टॉप 3-4 देशों के साथ हम लोग इक्वली प्लेस्ड है। जब तक हम लोग लास्ट माइल में जो आदमी खड़ा है, जो विलेज लास्ट माइल में कनेक्टिविटी है, उसका भी हमारा ग्रोथ आना चाहिए, उसका भी डेवलपमेंट होने से हमारा पूरी तरह से डेवलपमेंट नेशन का है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने नेतृत्व में केंद्र सरकार आत्मनिर्भरता के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। हाल ही के भू राजनीतिक परिवर्तनों के कारण विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा के मामले हमारी कंपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देश की श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका ही है हम उसे ऊर्जा आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाए और जहां तक हो सके महंगा कोयला की आयात पर निर्भरता से मुक्त हो। हम घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और गुणवत्तापूर्ण कोयला की बेहतर आपूर्ति करके ऐसा कर सकते हैं। इस वर्ष 1 नवंबर को अपना कंपनी का भी 50 साल पूरा होने का उत्सव मनाएंगे। 1 नवंबर को 1975 में राष्ट्रीयकरण के बाद से कोल इंडिया ने अपने परिचालनों के आधुनिकीकरण और मिशनीकरण के साथ तकनीकी रूप से बहुत प्रगति की है। उस समय कंपनी का मानव शक्ति लगभग 6.7 लाख की थी और उत्पादन 79 मिलियन टन प्रोडक्शन था। आज हम पिछले वर्ष 780 मिलियन टन प्रोडक्शन किया। हमारा कर्मचारी का पूरा संख्या 2.2 लाख। वित्तीय वर्ष में कोल इंडिया लगातार मजबूत हो रही है। 1975 से स्थापना के बाद 1991 तक पहले 16 वर्ष में कंपनी का मुनाफा कम रहा। इसका कारण कोयला की आवश्यक वृद्धि को किफायती लागत पर पूरा करना था। इसका उद्देश्य देश का आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करना और उसे सुरक्षित बनाना था। मगर आज पिछले 8-10 साल में हम लोग 5 से 6% का ग्रोथ हो रहा है CAGR, और हम लोग को जो लक्ष्य इस बार 875 मिलियन टन किया है, ये ऑलमोस्ट 12 से 13% हम लोग वृद्धि होना 780 से। इसको पाने के लिए टीम कोल इंडिया, हर कामगार साथी जहाँ यूनिट में है, माइंस में है, एरिया ऑफिस में, सबसे मेरा विनती है हम लोग अपना डिपार्टमेंटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, डिपार्टमेंटल वर्किंग आवर्स हर आदमी का बढ़ाना चाहिए, और जहाँ कंट्रोलेबल कास्ट कम हो सकता है उसमें जरूर हम लोग उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर कुछ अंडरग्राउंड माइंस है, अभी भी अधिकांश लॉसेस में है, उसको प्रणाली का रखना चाहिए ताकि हम विद इन दिस सेक्टर जो प्राइवेट माइंस चालू हुआ और अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, CPSUs, स्टेट गवर्नमेंट जेनकोस की अंडरटेकिंग माइंस स्टार्ट हुआ, इनके साथ हम कंधे पे कंधे कम्पीट करना है। हम लोगों को हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है, चाहे ओवर टाइम हो, संडे का डिप्लॉयमेंट हो माइंस में, या अंडरग्राउंड लॉसेस माइंस जो है उसको भी हम लोगों को लॉसेस कर्टेल करना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है ताकि कहीं भी कोई भी कोयला का कहीं गुणवत्ता में कोई कंप्लेन नहीं। ऊर्जा सुरक्षा का प्रतिबद्धता का प्राथमिक उद्देश्य होने के कारण मुनाफा कमाना कोई विकल्प नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप 91 से लगातार हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में है, मगर ये केवल काफी नहीं है। इसके लिए हम लोग सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है रिसाइलेंस के साथ। इसमें जब तक हम लोग पहले जैसे इंडिपेंडेंस इज आवर राइट, आज की डेट में सस्टेनेबिलिटी इज आवर ड्यूटी। जो 50 साल हमारा कंपनी अभी तक आया, अगला 50 साल का प्रणाली का देखेंगे बिना सस्टेनेबिलिटी हम लोग डेमोग्राफिक जैसा कोई भी देश का, आज भारत को विश्व में सभी देखते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक एज जो है 20 से 40-45 साल के बीच में है। ऐसा कई देश है जो जापान और इत्यादि देश में, यूरोपियन में, उनका जो उम्र लगभग 60-65 का एवरेज आ रहा है, 55-60, हम लोग 35-40 तक है। इवन ये कोल इंडिया का भी अप्रूव होगा आने वाला 5-6 साल में। जो E8 एंड एबो, चाहे ईडी हो, E8 में GMs हो, मैक्सिमम लोग रिटायरमेंट है, और जो बचेंगे 2009 के बाद जो हमारा नियुक्ति हुआ, जो ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स, चाहे E5, E6, अब जस्ट E7 तक पहुंच रहे हैं, तो हमारा भी डेमोग्राफिक देखेंगे लगभग कंट्री के साथ मैच होता है।
रहा सस्टेनेबिलिटी, हम लोगों का जो बिजनेस मॉडल है, अभी कोयला आने वाला समय में नेट जीरो 100 पीएम साहब ने बोले कि 2070 तक इन्हें फेज्ड मैनर इसका कमती होगा। और हम देख भी रहे हैं जैसा सोलार का इंस्टॉलेशन बढ़ रहा है, रिन्यूएबल्स में और भी विंड मिल्स है, हाइड्रो, सब में बढ़ोतरी हो रहा है। हमारा भी समय आ गया अभी बिजनेस डेवलपमेंट, हमारा पिछले 2-3 वर्ष में काफी काम हो रहा है बिजनेस डेवलपमेंट में, सोलर डिपार्टमेंट में। अभी 300 मेगावाट का एक गुजरात में इंस्टॉलेशन चालू है, एक 875 मेगावाट का सोलर का हम लोगों का टेंडरिंग प्रोसेस में है। वैसे कोल गैसिफिकेशन में है, BHEL के साथ टेंडरिंग शुरू हो गया है लखनपुर क्षेत्र महानदी कोल फील्ड में। इस टाइप का भी और 2-3 माइंस हम लोग ग्रेफाइट माइंस अलीराजपुर मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट ब्लॉक मिला एक्शन के थ्रू माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का एक्शन थ्रू, वैसे ही छत्तीसगढ़ में एक ब्लॉक मिला है। तो ऐसा करके हम एक्सप्लोरेशन में भी हाल ही में भाग ले रहे हैं। वेदर आंध्र प्रदेश में एक ब्लॉक में हम लोग भाग लिया है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश इत्यादि जगह पे हम लोग आगे में जैसा बिजनेस डायवर्सिटी के ऊपर ध्यान देना है। एज आई टोल्ड, इंडिपेंडेंस इज आवर राइट, सस्टेनेबिलिटी इज आवर ड्यूटी। इस समय जो भी यंगस्टर्स को वी हैव टू थिंक फॉर ग्रेटनेस, वो मीडियोक्रिटी अब मीडियोसिटी नहीं चलेगा, क्योंकि जब सेक्टर में लोग हमारा से नीचे 200 रुपए पर टन कम में अगर बेचेंगे, हम लोग को BCCL, ECL, WCL जैसे कंपनी में कठिनाई के साथ हम लोग सामना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कुकिंग कोल है BCCL, ECL में हाई ग्रेड कोल है। ये अगर हम 3-4 हजार भेजेंगे, कोई अगला आदमी 1500 प्रति टन भेजेंगे, तो हमको कास्ट कंट्रोल जरूर करना होगा। और आने वाला समय में हर जगह पे जो भी यूनिट ऑपरेशंस में जहां पर कास्ट सेविंग्स हो, क्वालिटी का हो, गुणवत्ता, कोल्ड स्टॉक मैनेजमेंट हो, ये सब में विशेष ध्यान। हमारा इस साल हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारे उत्पादन में गिरावट हुई है। ऐसी घटनाओं चक्रीय प्रकृति की होती है और कभी कभार होती है, लेकिन हमें इनसे पार होना होगा। उत्पादन में करीबन बीच में हम लोग 15 मिलियन टन तक पिछले वर्ष से पीछे हुआ, अभी 4 मिलियन टन पिछले 8-9 दिन में थोड़ा सा कोल माइनिंग एरियाज में वर्षा कम होने के कारण हम लोग कवर किया। अभी 11 मिलियन टन पीछे है, उसको ऊपर हम लोगों को करीब 90-95 मिलियन टन आगे बढ़ाना है, जो लक्ष्य प्राप्त करने के। लेकिन इस महीने के बारिश कम होने से हम लोग इस महीने में हमने 21% की वृद्धि दर्जा की गई है और मात्रा में 35 लाख टन की वृद्धि हुई है। और ओवरबर्डन में भी हम लोग करीबन ये 15 दिन में 20 से 25 मिलियन क्यूबिक मीटर का हम लोग वृद्धि हुई। कस्टमर्स के लिए हम लोगों का जो इस महीने में शुरुआत में ही एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत हमने दीर्घकालिक और मध्यम अवधि का ईंधन आपूर्ति समझौता FRC एग्रीमेंट्स के अंतर्गत CL के लिंकेज कोयला का उपयोग करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित अनावश्यक अधिशेष बिजली का पावर मार्केट और एक्सचेंजों में भेजने की अनुमति दी है। ये एक बड़ी उपलब्धि है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ऐसी एक्सचेंजों में अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता के कारण आदर्श रूप से स्पॉट प्राइस नियंत्रण में रहेगा, जिससे देशवासियों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। इससे कोल इंडिया को अधिक मात्रा में कोयला आपूर्ति करने में भी मदद मिल सकती है। ठीक 1 साल पहले अगस्त 2024 में कोल इंडिया ने स्वतंत्र बिजली संयंत्रों सहित देश के ताप विद्युत संयंत्रों को वार्षिक अनुबंधित मात्रा के अधिकतम 120% से अधिक आपूर्ति की अनुमति दी थी। इससे उन बिजली संयंत्रों को लाभ मिला है जो निर्धारित ACQ से अधिक मात्रा में कोयला उठाना पसंद करते हैं। वर्ष 2024-25 23-24 से तुलना में देखेंगे 292 रैक से बढ़कर 311 रैक हुआ। इस साल भी हम लोगों को जो लक्ष्य 900 मिलियन टन डिस्पैच करने के लिए पहले 2 महीने में हम लोग ग्रोथ में थे डिस्पैच में, बरसात का कारण फिर पीछे हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ष भी 7 से 8% मिनिमम रैक लोडिंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बेहतर गुणवत्ता वाले कोयला की आपूर्ति के लिए हमारे प्रयासों को परिणाम स्वरूप थर्ड पार्टी सैंपलिंग परिणामों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के दौरान ग्रेड अनुरूपता पिछले वित्त वर्ष से 80% से बढ़कर 82% हुआ। इसमें हमको कोई खुशी होने की बात नहीं है। हमको जो पेमेंट दे रहा है, जैसा हम मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं, पैसा देते हैं, सामान का बेस्ट क्वालिटी को उम्मीद करते हैं। जो हमको हमारा से कोयला का
पेमेंट करके ले जा रहा है, तो 100% हम ग्रेड अनुरूपता प्राप्त करना होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग निरंतर इस टारगेट के ऊपर फोकस करना। एफएमसीज में परियोजना के माध्यम से मशीनीकृत लोडिंग वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वित्त वर्ष 25 में 34% वृद्धि के साथ 102 मिलियन टन हुई है। भारतीय रेलवे सैलों के माध्यम से लोडिंग में 55 लाख प्रतिदिन के मुकाबला में आज 72 लाख प्रतिदिन हो रहा है। इसमें डस्ट एमिशंस, डीजल कंजम्पशन, इसमें सेविंग्स हो रहा है। जम पोर्टल में पिछले साल हम लोग लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सीमा को पार करते हुए हम अपना 2.08 लाख करोड़ रुपए का खरीद किया है। वित्त वर्ष में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जम पोर्टल में भी हमारा ग्रोथ रहेगा। हम महत्वपूर्ण कंट्रियों को जो जैसा कि मैं बताया क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन में अपन भाग ले रहे हैं, वैसे ही विदेश में भी 2-3 जगह हमारा टीम्स गया, बीडी टीम्स, मगर वहां पर अभी सक्सेस मिलने के लिए समय लगेगा। कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट आज चालू हुआ कल रिजल्ट होना असंभव है, बट सोलर में मैं उम्मीद करता हूं जैसा सोलर डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, आने वाला 3-4 साल में हम लोगों को रेवेन्यूज फ्रॉम सोलर इंस्टॉलेशंस जरूर प्राप्त होगा। मैं पूरा विश्वास के साथ आपका यह जानकर गर्व होगा कि कोल इंडिया समग्र रूप से CSR वे में देश की शीर्ष 5 सार्वजनिक उपक्रमों में है। इसमें खासकर थैलेसीमिया बाल सेवा योजना में 700 बीमार बच्चों को मदद की है। निर्माण पहल के तहत 66 सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिनमें 13 लोग उसमें सफल हुए हैं। उसमें अधिकतर महिलाएं हैं, ये हमारे लिए हर्षणीय बात है। और साथ ही साथ लाल लाडली स्कीम CCL में, WCL में भी इस टाइप का स्कीम्स विभिन्न कंपनी में चल रहा है। सबका जो सक्सेस हम लोगों का सामने आ रहा है। CAL का अपने CSR प्रयासों के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार और ग्रीन वर्ल्ड पुरस्कार के साथ साथ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर के प्रतिष्ठा उपाधि भी प्राप्त हुई है। और ग्रेट प्लेस टू वर्क 50 टॉप कंपनी में हमारा नंबर आया है 2025 में। और इसमें भी हम समझते हैं कि हम लोग यंगस्टर्स और हमारा साथीगण, हमारे वर्कर्स से विनती है कि हम लोग इसमें अगर यू वांट टू बी टॉप इन दी सेक्टर और टॉप 5 इन भारत का कंपनी, इसमें निरंतर हम लोगों को सहयोग देना है। एक बार आ गया अगर हम लोग उसको रखने के लिए हमारे ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ा। एक महत्वपूर्ण अवसर पर भारत में पहली बार फाइनल माइन क्लोजर का प्रमाण पत्र माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी साहब के द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को वेकोली के 3 भूमिगत खदानों पत्रकारा 2, पत्रकारा 1, सातपुरा 2 को प्रदान किया गया है। अब तक कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला मंत्रालय द्वारा जारी फाइनल माइन क्लोजर प्रावधानों और दिशा निर्देशों के अनुसार 9 खदानों को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। ये अभी पिछले 2009 में माइन क्लोजर के बारे में पहली बार जिक्र हुआ और पिछले 16 साल में अभी लास्ट 2 इयर्स में 1 से 1.5 साल के अंदर हम लोग 9 माइंस क्लोज किया। यह हमारे ऊपर कर्तव्य भी है, जहां पर हम कोयला निकाल लेते हैं उस जगह का फाइनल माइन क्लोजर और वहां जो सराउंडिंग्स में जो हमारा साथी काम कर रहा है या ग्रामवासी है, इनको माइन क्लोजर करके कुछ माइन टूरिज्म का तरफ भी हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। CAL के अनुषंगी कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 1713 हेक्टेयर भूमि पर कुल 40 लाख पौधे लगाया है। इसके अतिरिक्त 85.4 हेक्टेयर में 1.5 लाख पौधे के अंतराल गैप प्लांटेशन साथ साथ 207 हेक्टेयरों में ग्रासिंग की गई है। इसमें मियावाकी प्लांटेशन भी कहीं कहीं जापानीज टेक्निक इसमें 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर का इसमें हम लोग कर रहे हैं। कहीं CCL गेवरा में, अभी CCL में, सब जगह मियावाकी प्लांट, हर सब्सिडी में एटलीस्ट 2 साइट्स को चुनने के लिए बोला है ताकि उसमें भी मियावाकी प्लांटेशन की इम्प्लीमेंटेशन करें। माननीय कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी ने ECL के जांजरा क्षेत्र में विकसित सिंदूर पार्क नामक एक इको पार्क का उद्घाटन किया है, जिससे कुल इको पार्कों की संख्या 33 हो गया। वित्त वर्ष 2025 के दौरान इन इको पुनर्स्थापन पर्यटन स्थलों पर आने वाला पर्यटकों की संख्या लगभग 2 लाख होगी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 880 गांवों के लगभग 12 लाख लोगों को लाभान्वित करते हुए घरेलू और सिंचाई सहित सामुदायिक उद्देश्यों के लिए 2500 लाख किलो लीटर कलान जल की आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त सीसीएल ने 19 लाख लाभार्थियों के लिए भी एक समझौता ज्ञापन के तहत झारखंड राज्यों को 1080 लाख किलो लीटर कलान जल की आपूर्ति की है। माइंस रेस्क्यू में आप सभी को मालूम है कि इंटरनेशनल लेवल में हम लोग 2024 में समग्र रूप से द्वितीय स्थान पर रही और इस बार 3 महिला टीम भी हम लोगों का बीच में शामिल है, WCL, SCCL, MCL। ये एक अपना आप में उपलब्धि है। हमारा महिला साथी कंधे पे कंधे मिलाकर हम लोगों के साथ रेस्क्यू, सुरक्षा एवं बचाव में भी काम कर रहे हैं। कोल इंडिया का भविष्य मजबूत और सुरक्षित है। कोल इंडिया के पास कोयला खनन में निजी भागीदारी से होने वाला प्रतिस्पर्धा सहित किसी भी चुनौती का सामना करने और अपनी अग्रणी स्थिति बनाने रखने के लिए रिसिलियंस, संसाधन, विशेषज्ञता और अनुभव है। और आने वाला समय में मैं जैसा कि हम लोग डिजिटाइजेशन के तरफ जरूर हम लोग कंसंट्रेट करना है। डिजिटाइजेशन हो गया, डीकार्बोनाइजेशन, जहाँ की हम लोग पेड़ पौधा लगाना है FMC के माध्यम से। सोलर में हमारा 3000 मेगावाट का नेट जीरो का टारगेट है। हम कम से कम 10 गीगावाट का अभी 2011-12 में साथियों हम लोग 2 मेगावाट MCL में हमारा सोलर था। उस समय में NLCL, NTPC आज 10 गीगावाट का टारगेट रख के चल रहा है। 2012 में हम अकेला 2 मेगावाट था, कई जगह शून्य था। इसको हम लोग उदाहरण लेते हुए ऐसा ठीक है, हम लोग 8-10 साल पीछे जरूर हुए और अभी भी समय ज्यादा नहीं गया। आज से भी अगर हम सोलर में अगर कंसंट्रेट करेंगे आने वाला 8-10 साल में सोलर डिवीजन, सोलर में हम लोग को मेरा मानना है कि एक सेपरेट विंग एकदम वो पूरा टीम दिन रात ओनली सोलर में काम करना और दूसरा उसके साथ कोई भी काम हमको नहीं बांटना चाहिए और ये करेंगे। पिछले हम कल ही एक आदमी से मिला तेलंगाना से, 2012 में केवल 8 करोड़ टर्नओवर है, आज वो 1500 करोड़ टर्नओवर है 12 साल में। हमारा पास पैसा है, हमारा यंगस्टर का जो ताकत है, सीनियर्स का भी प्लानिंग है, तो हम लोग इसको लागू करेंगे। आने वाला समय में 10-15 साल में ये एक डिकेड जरूर लगेगा। वी कैन शोकेस, जैसा कि कोयला में हम लोग अभी तक किया है, डाइवर्सिफिकेशन में भी हम आने वाला समय में आगे बढ़ेंगे। भाई अंत में केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और सभी मिनिस्ट्रीज और विभिन्न राज्य सरकार सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इनकी कंटिन्यूअस कोऑपरेशन में कोल इंडिया का जर्नी में हर पल खड़े हैं। वैसे हमारा ग्रामवासी भाई, हमारा यूनियन पदाधिकारी, ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑफिसर्स, स्टाफ, टीम कोल इंडिया, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। निरंतर हम लोग अगर टारगेट्स को रिवाइज करें, सस्टेनेबिलिटी ड्यूटी समझ के, ऐसा नहीं है कि पहले सस्टेनेबिलिटी भी ये 10 साल 15 साल से हम लोग सुन रहे हैं, इसको ड्यूटी इवन बोर्ड में भी ESG के बारे में जिक्र होता है हर जगह, इसको प्राथमिकता दे। आने वाला समय में मैं समझता हूं कि जैसा कोविड में हम लोग कर देगा 24/7 ऑल कोल माइंस काम किया है, वैसे ही नेक्स्ट 10 इयर्स अगर हम काम करेंगे, जैसा भारत का आजादी मिलके 78 वर्ष हुआ मगर हमारा सिविलाइजेशन देखेंगे 5000 वर्ष है। ये एक कोई भी डेवलपमेंट नेशन के सामने भी चुनौती। वैसे ही जो हमारा डेमोग्राफिक, जैसा मैं बोला, हमारा यंग टीम है, ये कोई भी भारत कंपनी से हमारा टीम का मेंबर खास करके यंगस्टर्स, इनका टेक्नोलॉजी के साथ भी रुचि है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। जैसा सीनियर्स होने के बाद जैसा मेरा भी टेक्नोलॉजी में इतना फास्ट नहीं है जैसा DG कोल हमने 7 महीने में किया है, बट टेक से भी यंगस्टर्स है हमारे साथ। आने वाला समय में हम फोकस करेंगे, टीम कोल इंडिया अगर एकजुट काम करेंगे, डेफिनेटली आने वाले समय में हम लोग निरंतर अग्रसैनी रूप से हम हर स्टेप ऊपर चलते रहेंगे। अंत में एक बार जय हिंद, जय भारत, जय कोल इंडिया।